वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं फ्रेंड्स और कई कई बार पूछे गए हैं। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। पढ़ें क्वेश्चन को। After menopause in women, the chances of osteoporosis developing increase because of रजोनी वृद्धि के पश्चात महिला में अस्थि सुस्थिरता मतलब अस्थियों का कमजोर हो जाना, इसकी संभावना बढ़ जाती है फ्रेंड्स। क्योंकि बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आफ्टर मेनोपाज के बाद जब स्थायी रूप से महिलाओं का जो पीरियड है वो बंद हो जाता है तो फ्रेंड्स द चांसेस ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस के जो चांसेस हैं वो फ्रेंड्स संभावना होती है वो बढ़ जाती है। डेवलपिंग इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं। किसकी कमी के कारण ऐसा होता है फ्रेंड्स, कौन सा हार्मोन्स है जिसकी कमी के कारण ये दिक्कतें होती हैं। रजोनी वृद्धि के पश्चात महिला में अस्थि सुस्थिरता अर्थात अस्थियों का कमजोर हो जाना, इसकी जो संभावना है अस्थियों की कमजोरी की या अस्थि सुस्थिरता की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ऐसा किस कारण से होता है, कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जिसकी कमी के कारण ऐसा होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। क्या होगा फ्रेंड्स, डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एस्ट्रोजन की कमी के कारण ऐसा होता है फ्रेंड्स। जब महिलाओं की रजोनी वृद्धि समाप्त हो जाती है, यहाँ पे मेनोपॉज हो जाती है, रुक जाती है फ्रेंड्स, तो क्या होता है अस्थि सुस्थिरता की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो एस्ट्रोजन लेवल होता है ये क्या होता है डिक्रीजेस होने लगता है, कम होने लगता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स। अस्थि सुस्थिरता या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग होता है। ये तो फ्रेंड्स सभी को पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी रोग है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपके इस बॉडी में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां क्या होती हैं कमज़ोर होने लगती हैं। और ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है फ्रेंड्स महिलाओं में जब फ्रेंड्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है, स्तर होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो महिलाओं की अगर जब 45 से 50 की उम्र हो जाती है, ये फ्रेंड्स एक एवरेज टाइम होता है 45 से 50। ठीक है, एवरेज तो इसमें क्या होता है महिलाओं को मेनोपाज हो जाता है। क्या हो जाता है, मेनोपाज हो जाता है। और मेनोपाज की स्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब स्थायी रूप से पीरियड का बंद हो जाना। जब फ्रेंड्स पीरियड ही बंद हो जाएगा तो क्या होता है फ्रेंड्स धीरे धीरे जो एस्ट्रोजन लेवल होता है और प्रोजेस्टेरॉन है, इनका जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जब स्तर कम हो जाता है, रिलीज होने, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं, तभी फ्रेंड्स क्या हो जाता है महिलाओं में मेनोपाज हो जाता है। मेनोपाज हो जाता है मतलब कि जो पीरियड है वो स्थायी रूप से बंद हो जाता है। ठीक है, इसी को फ्रेंड्स मेनोपाज कहा जाता है, जब दोनों हार्मोन्स आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो स्तर है वो कम हो जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, स्थायी रूप से क्या होता है, ये मेनोपाज हो जाता है। जब कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स किसी किसी को 55 साल तक भी 55 साल में बंद होता है और किसी को 40 में ही बंद हो जाता है। तो ठीक है, वो तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार होता है, हालांकि एक एवरेज टाइम यहाँ पे निकाला जाता है। तो ये हार्मोन्स जो हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनकी कमी के कारण क्या होता है कि ये बंद होते हैं। और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जब कमी होती है तो क्या होता है कि महिलाओं की जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, टूटने का खतरा बढ़ जाता है। और इन्हीं दोनों हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये फ्रेंड्स एक रीज़न इसका और है कि मेनोपाज तक कब माना जाता है। मेनोपाज तभी आप मान सकते हैं जब जो पीरियड होता है फ्रेंड्स वो 1 साल तक पीरियड ना आए। 1 साल तक पीरियड अगर नहीं आता है तो मेनोपाज की स्थिति मान ली जाती है कि मतलब स्थायी रूप से पीरियड का बंद होगा। ठीक है, हो जाना मतलब स्थायी रूप से पीरियड बंद हो चुका है। महिलाओं में 40 से 50 वर्ष के बीच की
बीच भी रजोनी व्रत होती है। देखिए मैंने बताया फ्रेंड्स, ये 40 से 50 वर्ष के बीच में भी रजोनी व्रत होती है। किसी किसी को फ्रेंड्स ये 55 साल तक अभी मैंने बताया होती रहती है, जिससे उसमें एस्ट्रोजन के जो स्तर होता है फ्रेंड्स, हार्मोन्स का जो स्तर होता है उसमें कमी होने लगती है, जिसके फलस्वरूप या कारण महिलाओं में अस्थि सुस्थिरता अर्थात हड्डियों का कमजोर होना, ठीक है, इसकी जो संभावना होती है फ्रेंड्स वो बढ़ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड हैं, कई कई बार पूछे गए हैं। पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन, प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन, प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोसोम या फिर गोल्जी अपैरेटस? बताएं फ्रेंड्स ये किस में होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रेंड्स राइट होगा, राइबोसोम में होता है। जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है फ्रेंड्स, ये किस में होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कौन कौन भाग लेता है? कार्बन भी भाग लेता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो किसमें होता है? राइबोसोम में होता है। प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करने वाले प्रमुख पदार्थ होते हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो जीव द्रव्य का निर्माण करने वाले मुख्य पदार्थ होते हैं। प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइम का निर्माण करता है। जो प्रोटीन है वो सभी प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं उनका निर्माण करता है। ये शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करता है। मतलब टूटे फूटे भागों की मरम्मत कौन करता है फ्रेंड्स? प्रोटीन करता है। नोट यहाँ पे आप देख लें, क्वाशियोरकर आपने पढ़ा होगा, क्वाशियोरकर बीमारी हो जाती है तो ये क्वाशियोरकर नामक रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। ये प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है क्वाशियोरकर। यह स्थिति लगभग 12 माह की आयु में आती है। यह जो स्थिति है क्वाशियोरकर वाली जो स्थिति है 12 माह की आयु में आती है, जब माँ के दूध की अनियमितता हो जाती है। जिन बच्चों को यह रोग हो जाता है उनकी बाजू तथा टांगें अत्यधिक पतली हो जाती हैं। जिनको क्वाशियोरकर हो जाता है फ्रेंड्स तो उनकी जो बाजू हैं और टांगें होती हैं बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं। शरीर की प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है फ्रेंड्स वो क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है फ्रेंड्स क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है तथा मानसिक मंदता उत्पन्न हो जाती है। आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं क्वाशियोरकर की वजह से। और ऐसा कब होता है? जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? सिकल सेल एनीमिया क्या है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन बी। आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए फ्रेंड्स आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो सिकल सेल एनीमिया है फ्रेंड्स, ये गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स ऑटोसोमल जेनेटिक डिसीज होता है। ये क्या होता है? ऑटोसोमल जेनेटिक डिसीज होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा जो सिकल सेल एनीमिया है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी देखते हैं हम कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल आनुवांशिक रोग होता है। एक ऐसा रोग होता है फ्रेंड्स, ये आनुवांशिक रोग होता है, जेनेटिक रोग है, डिसीज है। जब माता और पिता दोनों के जीन के वाहक, जब माता और पिता दोनों जीन के वाहक हों तब यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है फ्रेंड्स, अर्थात उनके बच्चों में भी सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी बहुत जाते हैं।
बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का पूरा नाम बताना है आपको। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स और सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पहले अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, फिर आंसर दें। यूनिसेफ, यूनिसेफ का पूरा नाम बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग आंसर दें। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, इमरजेंसी, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन को भी देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है तथा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। जो यूनिसेफ बनाया गया था ये फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, इसका जो नाम दिया गया फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल या फिर आपातकालीन बाल कोष रखा गया। जो इसका नाम है वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन या इमरजेंसी फंड कहा जाता है। पोलैंड के चिकित्सक जो थे लुइड रॉसमन, पोलैंड के चिकित्सक थे लुडविड रॉसमन थे। जे यूनिसेफ लुडविड या सॉरी यहाँ पे लुडविक रासमन जे यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और जो माताएं थी उनको आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को, आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आप पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। केमिकल यूज्ड टू क्लीन फर्नीचर, क्वेश्चन को पढ़ें। केमिकल यूज्ड टू क्लीन फर्नीचर इज, रासायनिक जो फर्नीचर साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। जिसका प्रयोग हम फर्नीचर को साफ करने के लिए करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लूटर एल्डिहाइड या सेवलान, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, बोथ ए एंड बी, ग्लूटर एल्डिहाइड और सेवलान। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें। देखिए एक्सप्लेन को पढ़ना इसलिए कंपलसरी हो जाता है फ्रेंड्स कि जैसे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो एक्सप्लेन पढ़ने से क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है बट अदर क्वेश्चन जो होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्लूटर एल्डिहाइड सभी धातु के उपकरण जैसे कि प्लास्टिक, कांच के उपकरणों से जो कांच के उपकरण हैं उनसे कीटाणुओं, ठीक है, जो कीटाणु होते हैं फ्रेंड्स, बैक्टीरिया होते हैं, उनके गुणों जो पैथोजेंस को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, ग्लूटर एल्डिहाइड है ये सभी धातु के जो उपकरण है जैसे प्लास्टिक वगैरह के उपकरण हो गए, कांच के उपकरण हो गए, तो उनसे क्या होता है जो बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, उनको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो सेवलान होता है फ्रेंड्स, सेवलान का उपयोग तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप पढ़ लें। सेवलान का उपयोग चिकित्सा सामग्री को साफ करने, बैक्टीरिया, कवक और वायरस के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि घाव वगैरह को धोने में भी सेवलान का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा जो सामग्री होती है उसका भी सेवलान का उपयोग चिकित्सा सामग्री को धुलने में भी किया जाता है। बीटाडीन, आपने बीटाडीन के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि बीटाडीन क्या होता है फ्रेंड्स। इसका उपयोग घाव, चोट को साफ करने में किया जाता है। घाव को और चोट को साफ करने में किया जाता है फ्रेंड्स। ये जर्म को बिल्कुल कायदे से अच्छे से साफ कर देता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसमें जो घाव हो जाता है फ्रेंड्स, घाव है, चोट है, तो चोट के कारण जो फ्रेंड्स इन्फेक्शन होता है उसको ये बीटाडीन बहुत अच्छे से साफ कर देता है। तो इसका सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स बीटाडीन का, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या फिर क्लिनिक में हो। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। आप क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। देखिए सभी सिंपल क्वेश्चन है
और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। पढ़े क्वेश्चन को। फॉलोइंग आर द मेजर इमरजेंसीज एक्सेप्ट वन, साइकियाट्रिक। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी मनोवैज्ञानिक आपात स्थितियां हैं। बताएं फ्रेंड्स, एक को छोड़कर सभी मनोवैज्ञानिक आपात स्थितियां हैं। बताएं फ्रेंड्स, किसको छोड़कर सभी मनोवैज्ञानिक आपात स्थितियां हैं? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि रेप हो गया, ठीक है, बलात्कार हो गया, आत्महत्या हो गया, सुसाइड हो गया, ग्रीफ रिएक्शन हो गया, दुख प्रतिक्रिया हो गई। तो ये सभी क्या मनोवैज्ञानिक आपात स्थितियां। बचे डिसास्टर जो है ये आपदा है, एक प्राकृतिक आपदा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा। आपदा में फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जैसे तूफान आना, भूकंप आना, बाढ़ आ जाना, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं में आती हैं। भूस्खलन वगैरह सभी ये प्राकृतिक आपदाओं में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि आपदा प्रमुख मनोरोग आपात स्थिति नहीं है। आपदा का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित उपकरणों से होने वाली दुर्घटना। ठीक है, आपदा का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित हो, इनके कारणों से होने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं, घटना होती हैं, या आपदा गंभीर घटना या फिर लापरवाही से भी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान हो जाता है, जिससे उबर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे होता है। जबकि बलात्कार, आत्महत्या और दुख प्रतिक्रिया मनोरोग आपात स्थितियां होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड हैं, कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। पढ़ें और आंसर दें। इन हुज वॉल आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट। गैस्ट्रिक ग्रंथियां किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं? बताएं फ्रेंड्स, ये किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं? गैस्ट्रिक ग्रंथियां। बताएं, गैस्ट्रिक जो ग्रंथियां हैं वो किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं? सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी रिपीटेड हैं और कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पे स्टमक में मौजूद होती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, स्टमक, उदर। यहाँ पे उबर लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, उबर नहीं होता है, यहाँ पे उदर होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ उदर की दीवार में स्थित रहती हैं। कहाँ पे स्थित रहती हैं? स्टमक में, ठीक है, स्टमक में स्थित रहती हैं। जो गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ हैं वो उदर की दीवार में स्थित रहती हैं, जो जठर रस का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती हैं फ्रेंड्स? जठर रस का। श्लेष्म कला उपकला कोशिका की एक या अधिक परतों से बनी होती है और इसकी कोशिकाएं श्लेष्म का स्रावण करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के उदर की दीवार में अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स कि लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथि में स्रावित पदार्थ की प्रकृति के अनुसार आमाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जठर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जठर ग्रंथि होती है, ठीक है, यहाँ पे ग्रंथों लिखा है, ठीक है। जठर ग्रंथों की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, तथा जठर ग्रंथियों की ग्रीवा कोशिकाएं श्लेष्म का स्रावण करती हैं। सबसे बड़ी ग्रंथिल कोशिका पैराइटल HCl का स्रावण करती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। पढ़े क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। आप पहले अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। The regular monitoring of blood pressure is under which level of prevention? रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत आती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल और रिपीटेड हैं। द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत आती है? गेस करें फ्रेंड्स। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर प्रीमोर्डियल? तो यहाँ पे
सेकेंडरी। ऑप्शन सी राइट होगा, सेकेंडरी। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि माध्यमिक रोकथाम के अंतर्गत बीमारी का जल्दी पता लगाने, निवारक उपाय, शीघ्र निदान और उपचार को तैयार करने या पूर्व नैदानिक रोकथाम को शामिल किया जाता है। माध्यमिक स्तर का अर्थ नैदानिक रोग के परिवर्तन को रोकने के लिए उचित उपचार के माध्यम से है, अतः रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम माध्यमिक स्तर के अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन जो हैं वो सभी सिंपल हैं और रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं। आपने पढ़ा होगा, कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो पूछा ना गया हो। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ ले क्वेश्चन को। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी डिसिपेटेड आफ्टर अ मैक्सिमम रेस्पिरेटरी एफर्ट इज कॉल्ड। हवा की अधिकतम मात्रा जो एक अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद बाहर की जा सकती है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम या वाइटल कैपेसिटी या फिर फंक्शनल वेस्ट कैपेसिटी, क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी फ्रेंड्स राइट होगा, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्षमता। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, वाइटल कैपेसिटी। चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें। महत्वपूर्ण क्षमता हवा की अधिकतम मात्रा है। जो महत्वपूर्ण क्षमता है वो हवा की अधिकतम मात्रा होती है, जो एक अधिकतम सांस लेने के बाद फेफड़े से बाहर निकाली जाती है। या रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर ज्वारी वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के योग के बराबर होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी इज। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी इज। शरीर में द्रव संतुलन अर्थात फ्लूइड बैलेंस करने की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। किसकी होती है फ्रेंड्स, यकृत की, हार्ट की, लंग्स की, किडनी की, किसकी होती है। शरीर में द्रव संतुलन फ्लूइड बैलेंस करने की जो सबसे ज़्यादा भूमिका होती है वो किसकी होती है फ्रेंड्स, किडनी की होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, किडनी की होती है। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि शरीर में द्रव का संतुलन गुर्दे अर्थात किडनी के द्वारा होता है। मनुष्य एवं अन्य स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है। वृक्क रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का भी नियंत्रण करता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की अवस्था में विशेष एंजाइम के स्राव से वृक्क गुर्दा इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन द्वारा लाल रुधिराणु के तेजी से बनने में सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को फ्रेंड्स और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है सभी और पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज अ चाइल्ड पास रेड करेंट जेली स्टूल। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बच्चा रेड करंट जेली स्टूल पास करता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज अ चाइल्ड पास रेड करंट जेली स्टूल। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, इंटरसेप्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट है, इंटरसेप्शन। यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि आंत का अवरोध एक चिकित्सकीय आपातकाल है। जो आंत का अवरोध है एक चिकित्सीय आपातकाल है जिसमें आंत की रुकावट शामिल होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंत का
टेलीस्कोप खुद के हिस्से में होता है और इस स्थिति में इलाज ना किया जाए तो यह घातक हो सकता है फ्रेंड्स। यह बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। इंटरसेप्शन एक बच्चे को लाल करंट जेली स्टूल पास करने की स्थिति होती है। इसमें निम्नलिखित लक्षण या फिर संकेत इस प्रकार से हैं: रक्त के साथ मिश्रित मल, उल्टी, सुस्ती, दस्त, बुखार आदि। यह वह स्थिति होती है फ्रेंड्स जिसमें आंत का एक हिस्सा आंत के साथ वाले भाग में स्लाइड करता है, जिसके कारण भोजन या तरल पदार्थ को सामान्य रूप से गुजरने में समस्या होने लगती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। सो बैक अपीयरेंस इज सीन इन अ चाइल्ड विद, एक बच्चे के पीठ के पीछे लचक के साथ देखी जा सकती है। क्या देखा जा सकता है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सो बैक अपीयरेंस इज सीन इन अ चाइल्ड विद, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, लॉर्डोसिस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, लॉर्डोसिस। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अग्र कुब्जता की समस्या, लॉर्डोसिस की समस्या बढ़ने पर पीठ की ओर लचक अर्थात झुकाव होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। यह समस्या आर्थराइटिस, मांसपेशी दुर्विकार अथवा पेशी रोग, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और बौनेपन का कारण हो सकती है। अग्र कुब्जता गर्दन और पीठ के निचले हिस्से को प्रभावित करता है, जिससे रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव पैदा होता है, जिसके कारण दर्द और असुविधा उत्पन्न होती है। इसके उपचार के लिए दवाएं, वजन कम करना और फिजिकल थेरेपी सम्मिलित होती है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। इन विच कंडीशन इज द क्रेमर्स रूल यूज्ड एज क्लिनिकल असेसमेंट मेथड इन न्यूनेट्स, किस स्थिति में क्रेमर का नियम नवजात शिशुओं में नैदानिक मूल्यांकन पद्धति के रूप में उपयोग किया जाता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। किस स्थिति में क्रेमर का नियम नवजात शिशुओं में नैदानिक मूल्यांकन पद्धति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, गेस करें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, ठीक है, पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा फ्रेंड्स, नियोनाटल हाइपर बिलीरुबिनिमिया। ठीक है, यहाँ पे नियोनाटल हाइपर बिलीरुबिनिमिया ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि जो क्रेमर्स रूल का उपयोग है वो नवजात शिशुओं में नैदानिक मूल्यांकन पद्धति के रूप में नवजात हाइपर बिलीरुबिनिमिया के लिए किया जाता है। क्रेमर के नियम के अनुसार सभी बच्चों को पीलिया के लिए दृश्य मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्रेमर के नियम के अनुसार जितनी भी बच्चे हैं सभी बच्चों को पीलिया के दृश्य जो परीक्षण होता है उसका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है और किया जाना चाहिए। यह नियम सीरम बिलिरुबिन के स्तर और त्वचा के रंग परिवर्तन के बीच संबंधों का वर्णन करता है। प्रशिक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसे स्क्रीनिंग टूल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ने से हाइपर बिलिरुबिनेमिया का खतरा बढ़ जाता है। नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ने से हाइपर बिलिरुबिनेमिया का जो स्तर होता है फ्रेंड्स वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉरी फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 था फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, अदर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इस नंबर पर हमसे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8009031680। ठीक है, 8009031680। अगर आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं
7985473042। फ्रेंड्स ये हमारा कॉलिंग नंबर है और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप दोनों पे व्हाट्सअप से भी बात कर सकते हैं, दोनों पे आप व्हाट्सअप में हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस नंबर पे ओनली कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट है जो भी ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो फ्रेंड्स आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास की जो हमारी फ़ीस है 2000 रुपये, पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए है फ्रेंड्स ये 2000 रुपये, ठीक है। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है 2000 रुपये में। और फ्रेंड्स आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है और वीडियो लेक्चर पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अधिक जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।